हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए मैंने 7 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लाया है। यदि अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर हो जाए, तो आपके लिए सातों क्वेश्चन मोस्ट वांटेड होने वाला है। यदि इस सातों क्वेश्चन का आपने तैयार कर लिया बाबू, तो यहाँ से आपका 30 से 35 नंबर कंफर्म हो जाएगा, 100% है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं लगातार सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन का वीडियो देता जा रहा हूँ, बस आप इन्हीं वीडियो को फॉलो करते चलिए और 95+ स्कोर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में विभेद कीजिए, इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। 2024, 2023 और 2022 में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और मैंने क्या लिखा है, आउट क्वेश्चन, मतलब ये 2025 में आउट हो गया। ठीक है, मैंने आउट क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि 2025 के पेपर में छप गया है, 100% है। ठीक है ना, 100% के पेपर छप गया है। विश्वास रखे बाबू, बस आप इन सातों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसका उत्तर लिखा हूँ, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने ऑलरेडी लिखा है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में विभेद कीजिए, इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले हेड लगाना है उत्तर, क्या लगा हेड लगाना है, उत्तर हेड लगाना है। इसमें लिखना है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक में कई अंतर है। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक में कई अंतर है, जैसे कि भाषा में भी अंतर है, संचार में भी अंतर है, शिक्षा में भी अंतर है, पत्र में भी अंतर है और क्षेत्र में भी अंतर है। ठीक है, औपचारिक का अलग भाषा होता है, अनौपचारिक का अलग भाषा होता है। ठीक है, तो इस तरह से पहला आपको पॉइंट लिखना था। इसमें मतलब पहले बार लिखना है कि औपचारिक और अनौपचारिक में कई अंतर है, जैसे कि भाषा, संचार, शिक्षा, पत्र और क्षेत्र में। ठीक है, फिर अब इसमें क्या लिखना है, अब देखिए क्या लिखना है। पहला हेड लगाना आपको भाषा, कि मतलब भाषा में इन इन दोनों में क्या अंतर है, मतलब भाषा में औपचारिक भाषा क्या होती है, अनौपचारिक भाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसको ब्लैक पेन से आपको हेड लगा देना है भाषा को। और इसमें लिखना है कि औपचारिक भाषा में बोलचाल की भाषा ज्यादातर कठोर और कम व्यक्तिगत होती है। औपचारिक भाषा में बोलचाल की भाषा ज्यादातर कठोर और कम व्यक्तिगत होती है, और वही अनौपचारिक भाषा ज्यादा सहज और अनुकूलनीय होती है। और क्या है वो, और वही जो अनौपचारिक भाषा है ज्यादा सहज, सहज में क्या होता है, सरल, ज्यादा सहज और अनुकूलनीय होती है। ठीक है, तो इस तरह भाषा में इन दोनों में अंतर बता दिया गया। फिर आपको अगला पॉइंट लिखना है संचार में, कई में किसमें, आपको संचार में। ठीक है, तो संचार में क्या लिखना है, संचार में लिखना है आपको कि औपचारिक संचार आधिकारिक चैनलों और मार्गों के जरिए होता है। जो आपका औपचारिक संचार होता है बाबू, ये आधिकारिक चैनलों और मार्गों के जरिए होता है। वही अनौपचारिक संचार दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच होता है। ठीक है, वही जो आपका जो अनौपचारिक संचार होता है, ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको संचार में अंतर बताना था, औपचारिक और अनौपचारिक में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, शिक्षा। अगला पॉइंट क्या है, शिक्षा। ठीक है, तो आपको हेड लगा देना है शिक्षा। लॉन्ग प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है शिक्षा में कि औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा आधारित होती है। जो आपका औपचारिक शिक्षा होती है, ये मुख्य रूप से क्या होती है, कक्षा आधारित होती है। और इसे प्रशिक्षित शिक्षक देते हैं। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं वही देते हैं। ठीक है, वही अनौपचारिक शिक्षा वही अनौपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से वास्तविक जीवन के अनुभवों से हासिल होती है। वही जो आपका अनौपचारिक शिक्षा बाबू, ये मुख्य रूप से वास्तविक जीवन के अनुभवों से हासिल होती है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आशा करते हैं कि और प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ठीक है,
आशा करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि संघवाद का क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न है कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। 2024 और 2024, 2023, 2022, 2020 में प्रश्न आ चुका है और ये आउट क्वेश्चन है। क्या है, ये भी आउट क्वेश्चन है आपका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। लगातार आपका देख लीजिए 4 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है कि संघवाद का क्या तात्पर्य है। आप 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए और मिला लीजिए, इसमें प्रश्न आया है कि संघवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि संघवाद का क्या अर्थ है। चलिए देखिए संघवाद का क्या अर्थ, इसमें क्या उत्तर लिखना ध्यान समझिएगा। आपको सबसे पहले हेड लगाना है संघवाद का तात्पर्य या संघवाद का अर्थ। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लगाना है, संघवाद का अर्थ या संघवाद का तात्पर्य। ब्लैक पेन से लगा देना है। फिर इसमें क्या लिखना है कि संघवाद दो सरकारों का मिश्रित स्वरूप होता है। जो संघवाद होता है बाबू, ये दो सरकार का मिश्रित स्वरूप है। क्या है, स्वरूप है। ठीक है, यानी एक व्यवस्था में दो सरकारों का मिश्रण होगा। क्या होगा, यानी एक व्यवस्था में दो सरकारों का मिश्रण होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। कौन कौन सरकार बाबू, जो संघवाद में दो सरकारों का मिश्रण होगा, कौन कौन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, भारत में हम संघवाद को स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्यों सरकार के बीच सत्ता के वितरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, कि जो भारत में हम संघवाद को स्थानीय, राष्ट्रीय, राज्यों सरकारों के बीच सत्ता के वितरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, संघवाद अपने मूल में संघवाद अपने मूल में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार की दोहरी मशीनरी काम करती है। ठीक है, संघवाद अपने मूल में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार की दोहरी मशीनरी काम करती है। ठीक है, तो इस तरह आपको संघवाद का तात्पर्य लिखना था। आशा करते हैं कि संघवाद का अर्थ क्या होता है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इस तरह ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। तीसरा प्रश्न आपका है कि चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और चतुर्थक क्षेत्रक, यदि इन चारों क्षेत्रों का यदि आपने तैयार कर लिया बाबू, तो इसमें से कोई एक क्षेत्र आपके एग्जाम में 100% आएगा। 100% ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2024 का आउट प्रश्न है। ये भी आउट प्रश्न है आपका 2024 में 2025 में 100% ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ कि जो चतुर्थक क्षेत्र है ये अन्य क्षेत्र से कैसे भिन्न है। इसका उत्तर हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्र को से कई तरह से भिन्न है। क्या पहले हेडिंग लगाना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना कि चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कई तरह से भिन्न है। ब्लैक पेन से इसको लिखना है। किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कई तरह भिन्न है। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है कि चतुर्थक क्षेत्र ज्ञान आधारित आर्थिक सेवाएं प्रदान करता है। जो चतुर्थक क्षेत्र बाबू, ये ज्ञान आधारित आर्थिक सेवाएं प्रदान करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है कि चतुर्थक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उच्च कौशल और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। चतुर्थक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उच्च कौशल और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है इसमें कि चतुर्थक क्षेत्र में सूचना का उत्पादन, विश्लेषण और प्रसार होता है। क्या होता है, प्रसार होता है। जो आपका चतुर्थक क्षेत्र है इसमें सूचना का उत्पादन, विश्लेषण और क्या होता है, प्रसार होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट और आपको चौथा और आखिरी पॉइंट लिखना है कि चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करता है। जो चतुर्थक क्षेत्र है ये अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ मिलकर क्या करता है, काम करता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर सकता है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के साथ मिलकर क्या करता है, ये चतुर्थ से क्या करता है, चतुर्थक क्षेत्र कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्र से कैसे भिन्न है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से, अगला प्रश्न है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के
विकास में तकनीकी का क्या योगदान है। लॉन्ग वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, 2024-2023 का प्रश्न है और ये भी प्रश्न आउट हो गया। ये भी प्रश्न 2025 में आउट हो गया 100% बाबू, ठीक है। 2025 में आउट हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लीजिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है, उत्तर ही निकालना है, फिर इसमें लिखना है कि तकनीक आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। जो तकनीक बाबू ये आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। तकनीकी प्रगति से बेहतर और ज्यादा वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिससे समृद्धि बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इतना लिख देना है कि तकनीक आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है, ठीक है। तकनीक प्रगति से बेहतर और ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिससे समृद्धि बढ़ती है, ठीक है। फिर अब इसमें क्या लिखना है, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। अब पॉइंट वाइज क्या लिखना है कि तकनीक के कुछ उदाहरण, तकनीक के कुछ उदाहरण लिखना है। पहला इसमें क्या लिखना है कि तकनीक से साधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। तकनीक से क्या होता है वो, साधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और कुल उत्पादन मात्रा भी बढ़ती है। जिससे उनकी क्या होती है, उत्पादकता बढ़ती है और कुल उत्पादन मात्रा भी बढ़ती है, ठीक है। अब आप लोग अगला इसमें पॉइंट लिखना है कि तकनीक से लागत घटती है। तकनीक से क्या होता है वो, लागत घटती है और माल सस्ता हो जाता है। तकनीक से लागत घटती है और माल क्या होता है बाबू, सस्ता हो जाता है, ठीक है। आपको अगला पॉइंट लिखना है कि तकनीक से रोजगार पैदा होता है। तकनीक से क्या होता है वो, तकनीक से रोजगार पैदा होता है और दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब आपको अगला पॉइंट लिखना है, चौथा पॉइंट लिखना है कि तकनीक से उत्पादों की विविधता, अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ती है। क्या होता है वो, तकनीक से उत्पादों की विविधता, अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह आपको तकनीक के बारे में लिखना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि जातिवाद क्या है। अगला प्रश्न है कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जातिवाद, ठीक है। जातिवाद क्या है और भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जातिवाद क्या है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि जातिवाद क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेड लगाना है, क्या आपको हेड लगाना है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है जातिवाद। क्या हेड लगाना है बाबू, आपको हेड लगाना है जातिवाद, ठीक है। हेड लगाना जातिवाद, ब्लैक पेन से लगा देना। फिर इसमें लिखना है कि जातिवाद का मतलब है किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर भेदभाव करना। जातिवाद का मतलब बाबू किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर भेदभाव करना। यह एक सामाजिक बुराई है। यह क्या बाबू, यह एक सामाजिक बुराई है जिससे समाज में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। यह एक सामाजिक बुराई बाबू, जिससे समाज में क्या होता है, तनाव और संघर्ष पैदा होता है, ठीक है। जातिवाद की भावना से व्यक्ति अपनी जाति के हितों को सबसे ऊपर रखता है। जातिवाद की भावना से क्या होता है वो, व्यक्ति अपनी जाति के हितों को सबसे ऊपर रखता है और देश या समाज के हितों को नजरअंदाज कर देता है, ठीक है। फिर जातिवाद में, राजनीति में जातिवाद का अर्थ है जाति का राजनीतिकरण। जाति का राजनीतिकरण अर्थात जाति को अपने दायरे में खींचकर उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है, ठीक है। दूसरी ओर दूसरी ओर जाति दूसरी ओर जाति को भी देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है, ठीक है, मिलता है। नेता सत्ता प्राप्ति हेतु जाति का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था आपको। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको उत्तर में इतना ही लिखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न छठा वाला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये आउट क्वेश्चन है। ये भी आउट क्वेश्चन हो गया आपका 2025 में कि विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का विवेचना कीजिए, जिसको वो WTO बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, WTO। WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना करना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है,
विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, आप चाहे तो पिछले साल का पेपर 2024 का कोई भी पेपर उठा लीजिए और लगभग सभी पेपरों में ये सवाल आपका मिल जाएगा कि विश्व व्यापार के कार्यों को, विशेषताओं को वर्णन कीजिए या कार्यों का विवेचना कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है, एकदम उत्तर मैंने आसान भाषा में लिखा है, ध्यान समझे क्या लिखना है। आपको लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन समझौता की संरचना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके देशों के बीच व्यापार वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, जो विश्व व्यापार संगठन है बाबू, इस समझौता की संरचना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके देशों के बीच व्यापार वार्ता की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून ढांचा बनाता है जो सदस्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का सुचारू आदान प्रदान को सुनिश्चित करता है। जब इसके सदस्यों के बीच व्यापार विवाद होता है तो WTO विवाद निपटान निकाय के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था कि WTO का क्या कार्य है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा कि तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी देखिए, फिर अभी मैंने चतुर्थ क्षेत्र कराया था ऊपर, और का तृतीय क्षेत्र प्रश्न है। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आउट क्वेश्चन, ये भी आउट क्वेश्चन हो गया 2025 के लिए। ठीक है, कि तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ कि तृतीय क्षेत्र का वर्णन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे आपको पहले पॉइंट वाइज लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, ध्यान समझिएगा। आपको सबसे पहले हेडिंग लगा देना है, आपको सबसे पहले क्या लगाना है बाबू, आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना है तृतीय क्षेत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आपको ऊपर लिख देना है कि तृतीय क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है, या कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट क्या लिखना है कि तकनीकी क्षेत्र में तृतीय तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाओं का सृजन होता है। ठीक है, क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाओं क्या होता है, सृजन होता है। जो आपका तृतीय क्षेत्र है इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाओं क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र का कहा जाता है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपको अगला पॉइंट लिखना है कि तृतीय क्षेत्र उपभोक्ताओं को सेवाओं और खुदरा अवसर प्रदान करता है। जो तृतीय क्षेत्र है ये उपभोक्ताओं को सेवाएं और खुदरा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट लिखना है कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां अन्य क्षेत्रों प्राथमिक और द्वितीयक के विकास में मदद करती हैं। जो तृतीय क्षेत्र बाबू, ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखा था। आशा करते हैं कि वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कि तृतीय क्षेत्र की क्या विशेषता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरह मैंने आपको क्या किया बाबू, टोटल मैंने आपको 7 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कराया बाबू। एक एक प्रश्न का उत्तर लिख के लेकर आया, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगा बाबू। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है।